शेखर भाई, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? खास तौर पर निरंजन सर का अभी अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफ़ी जोर था जब उन्होंने अपनी बात रखी, और पहले हमने भी आपसे भी बातचीत की, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उम्मीदें थी या लगा था कि एक पुश आएगा, वैसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हाँ, हम काफी डिसअपॉइंटेड है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ हुआ नहीं है ये बजट में। पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है 12 लाख करोड़ से ज्यादा किया है, वो रियल एस्टेट को एक तरह से बूस्ट देता है। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फोकस उन्होंने चालू रखा है। पर अफोर्डेबल हाउसिंग पे हमने जो गवर्नमेंट को बताया था कि इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है और लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उस पे मुझे लगता है उन्होंने फोकस नहीं किया है। कुछ रीजन होगा, पर हम एज ए क्रेडाई, हम एज ए एसोसिएशन गवर्नमेंट को फिर से बताएंगे भाई अफोर्डेबल हाउसिंग काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ सुधार करे और कुछ चेंजेस लाए। अनुज सर, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने भी जिक्र किया था, और वो कि जो ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म है या और किसी तरह का टूरिज़्म है, तो उन्होंने नाम दिया सिटी इकोनॉमिक रीजन, CERs को डेवलप करने की बात है। उनके लिए एक बजट भी रखा है। तो बहुत सारे जो दिन में मुझे लोगों के रिएक्शंस मिले बजट पे, उनका कहना था कि इससे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ को काफ़ी डेवलप होने का मौका मिलेगा। काफ़ी कुछ काम उनके लिए वक्त वक्त पे होता रहा है, लेकिन क्या इससे वाकई में ऐसा कुछ हो जाएगा वहाँ जिससे हम रियल एस्टेट को बेहतर होता हुआ, फलता फूलता हुआ देखेंगे वहाँ पे? डेफिनेटली विपिन जी, अब देखिए टीयर 1 जो सिटीज हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं इस टाइम पे, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। विपिन जी, हमने देखा 2025 के अंदर कमर्शियल की जो लीजिंग थी, ग्रॉस लीजिंग 80 मिलियन स्क्वायर फीट हुई, 8 करोड़। आई मीन बेस्ट एवर दैट इंडिया डिड। बट उसका टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो बहुत मामूली हो रहा है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट ईयर के बजट में भी टीयर 2 टीयर 3 पे फोकस किया था। इस साल दोबारा उन्होंने फोकस किया है, और दो वे से फोकस किया है। एक किया है स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ से, विपिन जी, जो आप बोल रहे हैं कि वहां पे उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और डलेगा और इन्वेस्टमेंट जाएगी। तो मेरे हिसाब से उन सिटीज के अंदर होटल्स और बढ़ेंगे, रिटेल मॉल और बढ़ेंगे, F&B और बढ़ेगी, शॉपिंग और बढ़ेगी उन सिटीज के अंदर। तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद ब खुद होएगी। पर दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने और हाईलाइट किया कि हम ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर कमर्शियल सेंटर्स के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। मेरे को लगता है उसमें GCCs जो हैं, जितनी ये IT कंपनीज हैं, वो टीयर 2 टीयर 3 को बेनिफिटली देखेंगी अभी कि इसका क्या हमें बेनिफिशियल होगा अगर हम टीयर 2 टीयर 3 में जाते हैं एंड वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि आज की डेट पे अगर आप देखें तो रियल एस्टेट की जितनी भी स्टोरी है, एटलीस्ट 90% टीयर 1 की ही स्टोरी है, टीयर 2 टीयर 3 की स्टोरी नहीं है। सो मेरे को ऐसे लगता है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये मालूम है कि टीयर 2 टीयर 3 को अगर बेनिफिट देना है तो इसके अंदर हमें कमर्शियल सेंटर खोलने पड़ेंगे, चाहे टूरिज्म आए, बट कमर्शियल सेंटर भी खोलने पड़ेंगे ताकि उसमें एम्प्लॉयमेंट आए। उसके लिए मेरे को लगता है कि आप देखेंगे कि काफी बेनिफिट दिया जाएगा टीयर 2 टीयर 3 में, और उससे ये रियल एस्टेट जो है इन छोटे शहरों के अंदर बेनिफिशियली ग्रो करेगी। छोटे शहरों की काफ़ी रिपोर्ट्स में उनका जिक्र आता है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में उतना फ़र्क पड़ते हुए नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर फोकस थोड़ा और बढ़ाते हुए सरकार की तरफ से लेट्स सी, जैसा अनुज जी ने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर फिर कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आए, ऐसी उम्मीद करें। अदरवाइज़ टीयर 1 की ही पूरी कहानी हमें रियल एस्टेट की दिखाई देती है। गुलाम साहब, एक चीज़ से तो शायद मुझे लगता है आप काफ़ी खुश होंगे इस बजट से, जिस पर आप हमेशा बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और वो है कनेक्टिविटी। और यहाँ पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी एक्सेट्रा, ये सब हैं। कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं आप इसे? विपिन जी, दरअसल जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बुनियाद है किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट की ग्रोथ के लिए। हम जो आज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एसेट क्लास को हो, रियल एस्टेट हो, टूरिज्म हो या और कोई चीज हो,
उन सब का सीधा साधा कनेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से है। और ट्रांसपोर्टेशन में आज भी आप जिन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का जिक्र कर रहे हैं, वो तो बुनियाद है। अगर अपने अगेन हम हमारे पिछले शोज की बात करें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रीजनल जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं, आरआरटीएस जो हैं, वो हमारा अगला पड़ाव होना चाहिए, जहां पर एचएसआर को आरआरटीएस से जोड़ा जाए, कि जहां हब एंड स्पोक मॉडल हो, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, आसपास के कम से कम 10-15 छोटे शहरों से, टियर 2 टियर 3 सिटीज से उनको जब तक जोड़ा ना जाए, तब तक कि ये हाई स्पीड रेल भी सिर्फ एक पहला पड़ाव है। जो अगला पड़ाव जहां पर ओवरऑल ग्रोथ हम देखेंगे, जहां पर हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के 40-50 टियर 2 टियर 3 सिटीज को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनना बहुत आवश्यक है, जिसका पहला कदम दिल्ली में बढ़ाया गया है। जो आरआरटीएस दिल्ली में तैयार हो रहा है, वो पहला कदम है। उसको लेके सिमिलरली मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, हर तरफ जो आसपास के रीजनल कॉरिडोर, रीजनल शहर हैं, उनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपकी बात बहुत सही है कि रियल एस्टेट जो है वो अगला पड़ाव है, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना जरूरी है। लेकिन बिल्कुल सही है, 7 जो नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र किया है हमने, जो हम देख रहे हैं इस बजट से आता हुआ, ये मुझे लगता है कि एक नींव पड़ी है। इसके बाद जो इमारत तैयार होगी ओवरऑल इकोनॉमी की और मुल्क के ग्रोथ की, वो शानदार होगी। लेकिन अब भी ये केवल पहला पड़ाव है। राइट, तो ये कनेक्टिविटी की बात तो समझ में आती भी है, और जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है वहाँ पर हमने देखा भी है कि रियल एस्टेट में एक टर्न अराउंड आया है। अब आरआरटीएस हो या स्पीड कॉरिडोर्स हो, किसी और तरह का साधन हो, लेकिन अगर वो उस पर फोकस होता है तो रियल एस्टेट को एक इनडायरेक्ट बेनिफिट वहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। निरंजन सर, और जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो एक अलग तरीके के रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि हम रियल एस्टेट को यहाँ जनरली घर से जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन 75,000 करोड़ रुपए पूरे सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने रखे हैं, जिसमें नए गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन हब, ये तमाम चीज़ों पर, और डेटा सेंटर जिसमें इनफैक्ट आप भी हैं, उनके ऊपर बड़ा फोकस है, और बड़ा एक लंबा चौड़ा टैक्स हॉलीडे किया। और भी कई मैं एक्सपर्ट्स को सुन रहा था कि उन्होंने सरकार को बहुत बड़ा मतलब इसके लिए श्रेय दिया कि एक बहुत अच्छा कदम है और इसका भारत को बहुत फायदा मिलेगा। सर आप म्यूट पर हैं। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग हमारे देश में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। नंबर 260 इंडस्ट्री इसके ऊपर निर्भर है। सीमेंट, स्टील, टाइल्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, वायरिंग, लिफ्ट्स, पेंट्स, आप जब बता चाहिए उसके। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो ये सेक्टर के है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, और वो है। आप चीन की देखेंगे, जिस साल में उनकी फोकस थी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर, तब उनकी जो रफ्तार थी ग्रोथ ऑफ जीडीपी 10% से ऊपर थी। इसलिए जितने भी हम फोकस कर रहे हैं आज 7.2 7.4% है। मेरे अंदाज से इसके ऊपर पूरा जोर दिया जाए, पूरे जो रफ्तार से वो कह रहे हैं वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाए, तो हमारा ग्रोथ जो है वो 8 और 9% के बीच में आराम से ऊपर आ सकता है। दूसरे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास आज जो बेकार लोग हैं, बेरोजगारी है, वो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट पूरी हो जाएगी। और तीसरी बात है कि हमारे पास एक आज की तारीख में शॉर्टेज ऑफ स्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। आज 20 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स शॉर्ट है। तो उनकी आज जो कमाई है वो 150 रुपया दिन की है अनस्किल्ड वर्कर की, वो 600 रुपया दिन का है वो स्किल वर्कर्स हो जाए, और 4 महीने 6 महीने हम स्किलिंग करें तो करें। तो इसलिए जो मल्टीप्लायर इफेक्ट रियल एस्टेट में है, वहां शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अफोर्डेबल हाउसिंग और ये सब के ऊपर ध्यान हम देते हैं ज्यादा, तो हम डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ पे कर सकते हैं। और जो भी हमारी टारगेट्स प्रधानमंत्री साहब के हैं वो हम और भी जल्दी हम पहुंच जाएंगे और पूरे विश्व को हम टक्कर दे सकते हैं। ये चीन ने किया था इस फोकस करने से, और अभी हम करते हैं। लेकिन जो बाकी की इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चर के ऊपर जोर दिया है, उसमें ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन की बढ़ोतरी तो होती है। हॉस्पिटैलिटी हो तो हो, डेटा सेंटर बनाओ तो हो, वेयर हाउसिंग हो तो कंस्ट्रक्शन, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये सब निर्भर है, जो अभी प्रोजेक्ट सब भी बता रहे हैं।